हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 5वां दिन है जिसमें आज सीआरपीसी का हम 204 बल्कि 205 सेक्शन से लेकर 250 तक पढ़ेंगे। 204 तक हम पिछले टर्म पर पढ़ा चुके हैं। एक चीज़ वहाँ पर मिसिंग थी, इसमें हमने जगह कम होने की वजह से अध्याय नहीं लिखा था, चैप्टर नंबर। जैसा कि यहाँ लिख दिया है, चैप्टर 15 जो है सेक्शन 200 से लेकर 203 तक है। और चैप्टर 15 या अध्याय 15 जो है वो मजिस्ट्रेटों से परिवाद परिवाद से रिलेटेड है। 15 पास है, 15 पास है परिवाद। तो परिवाद से रिलेटेड जो अध्याय है, चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 15। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 शुरू होता है, जो कि धारा 204 से लेकर 210 तक है, जिसमें का हम 204 पिछले टर्न पे आपको पढ़ा चुके हैं। 205 पहले समझ लें, हालांकि 200 पहले 6 लिखी है धारा। 205 देख लें। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। मजिस्ट्रेट अगर चाहे, लिखा है हमने ब्रेक उसमें आगे धारा में 205 के आगे लिखा है प्लीडर के माध्यम से हाजिरी। कहने का मतलब यह है, मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अगर उसको लगता है मामले की परिस्थितियों के अनुसार बहुत संगीन मामला नहीं है, तो वो व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है अभियुक्त को और कह सकता है कि आप प्लीडर के माध्यम से अपनी बात को रख दीजिए, उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। 206 धारा कहती है छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मन। समय लिख गया है, ये सम्मन होना चाहिए। तो पहली बात तो पूछी जाती है इसमें, छोटे अपराधों के मामलों में क्या प्रक्रिया होती है, तो सम्मन प्रक्रिया होती है। विशेष समय नहीं है, ये विशेष सम्मन है। गलत लिखा है सम्मन, समय कर लीजिएगा इसको। पूछा जाता है छोटे मामलों से संबंधित क्या है, तो सम्मन प्रक्रिया लागू होती है छोटे मामलों में। दूसरी बात किस धारा में, तो 260 206 में भी छोटे मामलों के बारे में बताया गया है। और अब आगे 260 पढ़ेंगे, उसमें भी धारा 260 में भी छोटे मामलों के बारे में पढ़ेंगे। तो कहे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि छोटे मामलों में प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, वो समनीय होती है। कौन से छोटे मामले होते हैं, वो मामले जिसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना लगे और कारावास 3 माह तक का हो और वो अपराध समनीय हो, तो ये सारी खास बातें होती है छोटे मामलों की। फिर आ जाइए आप धारा 207 पर, क्या कहलाती है, क्या कह रही है 207, अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये आगे आप पढ़ेंगे। इसमें होता क्या, 207 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अभियुक्त को क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब धारा 173 2 की बात हो रही, हम पिछले टर्न पे आपको पढ़ाए हैं। पुलिस रिपोर्ट 154 के अंतर्गत एफआईआर की कॉपी, 161 के अंतर्गत जो पुलिस बयान लिखती है साक्षियों के, वो 164 सीआरपीसी की धारा में बताया गया है कि संस्वीकृति और अन्य लिखित कथन। 173 के 5 बहुत सारे दस्तावेज या रिपोर्ट जो डॉक्टरी जांच वगैरह जो होती हैं, उन सब की जो कॉपी है वो निशुल्क प्रोवाइड कराएगा मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को। इससे संबंधित एक केस हमने पढ़ाया था आपको, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य था, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक ये 207 का अनुपालन ना हो जाए तब तक अभियुक्त व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज नहीं देना चाहिए। तो 207 और 208 के अनुसार ही अभियुक्त व्यक्ति को दस्तावेज प्रोवाइड करना चाहिए। जैसा कि जिन दस्तावेजों की बात अभी हम कर चुके हैं, इसी तरह के दस्तावेजों की बात हुई है 208 में। 208 सेक्शन क्या कहलाता है, सेशन न्यायालय से धारा 208 पे आ जाए हम। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। 208 के अंतर्गत भी जो अभियुक्त है उसको बहुत जो अभिलेख है उनकी फोटोकॉपी, और ये चूँकि ये सेशन न्यायालय से संबंधित होता है, इसलिए जो कंप्लेंट है परिवाद जो किया जाता है उसकी कॉपी। कहने का मतलब है 207 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करता है दस्तावेजों को, और 208 में कौन करेगा,
सेशन न्यायालय प्रोवाइड करेगा अभियुक्त को निःशुल्क दस्तावेज, जो भी कंप्लेंट के कागज़ हैं, साक्ष्य के जो भी जो विटनेस के साक्ष्य वगैरह उनकी कॉपियाँ प्रोवाइड कर दी जाती है अभियुक्त को। धारा 209 में देखें, जब अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। अनन्यता का मतलब होता है आखिरकार, कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा मामला है जिसका विचारण सिर्फ और सिर्फ सेशन न्यायालय कर सकता है तो मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जैसा कि ब्रैकेट में लिखा है मुख्य परीक्षा, इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपको नीचे देंगे, डिटेल्ड स्टडी करना है इसका सेक्शन 209 की। इसमें होगा क्या, बताया गया है कि जब अपराध जो हो अनन्यता सेशन न्यायालय विचारणीय हो तो मामला क्या होगा, आपको सेशन न्यायालय को सुपुर्द करना होता है। किस तरह से, देखिए जिस तरह से मैटर लिख रहे हैं, लिखने का नोट्स देने का मकसद भी यही है कि आप इस भाषा को फॉलो करें, अपनी तरफ से शब्दों का चयन कम से कम करें और ना आप गलतियां करते हैं। मैटर लिख के दिखाने का या लिख के जो PDF देने का मकसद भी यही है कि हर वीडियो में हमने आपको ये हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उसका मकसद यही है कि इसी लैंग्वेज में आपको मैटर लिखना होता है, क्योंकि लैंग्वेज भी मायने रखती है मेंस में बहुत ज़्यादा होता क्या है। देखिए इसमें लिखा है 209 को देखें, जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट का पॉइंट में बताई गई ये बात, धारा 207 के उपबंधों का अनुसरण करने के पश्चात यथासंभव शीघ्र मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। अभी हमने पढ़ाई थी धारा 207, उसको फॉलो करते हुए मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी मैटर उसके पास है उनको क्या करेगा, जो भी दस्तावेज हैं वो सारे के सारे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। दूसरी खा बात में देखें, खा पॉइंट में, जमानत से संबंधित संहिता के प्रावधानों के अध्ययन अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा जब तक कि खंड का के अधीन मामले की सुपुर्दगी ना हो जाए और तत्पश्चात विचारण के दौरान जब तक कि परीक्षण का निष्कर्ष ना निकल आए। कहने का मतलब है दस्तावेज तो दे ही दिए खंड का के अनुसार, अभियुक्त को भी सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और इस उद्देश्य से कि जब तक विचारण का निष्कर्ष ना निकल आए तब तक ये अभियुक्त हम आपको सुपुर्द करते हैं। गा पॉइंट में बताया गया है, मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हों जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। ठीक, कोई भी दस्तावेज और कोई साक्ष्य से संबंधित कोई दस्तावेज है, कोई भी चीज़ है तो सारी की सारी सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा मजिस्ट्रेट। और आखिरी बात, मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। जब मामला सुपुर्द कर देगा तो वहाँ के लोग, जो भार साधक लोक अभियोजक होगा उसका सूचना दे देगा कि हमने ये मामला आपके सुपुर्द कर दिया है। ये नंबर दे दिया हमने 945077077067, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई आपको असुविधा है नोट्स में तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर लें। मेंस की एक प्लेलिस्ट हमने मेंस के पर्पज़ से बहुत डिटेल्ड पढ़ा के अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर देख लें। अगर कोई असुविधा आपको लग रही है हमसे संपर्क करें। प्री और मेंस का हम बैच भी चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपको पर्सनल पढ़ना है या पर्सनल ग्रुप भी हमने लगाए हुए हैं तैयारी कराने के लिए, अगर आपको उससे संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर आ जाइए धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु। ये भी मेंस के हिसाब से पढ़ी जाती है, डिटेल्ड स्टडी आती है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं 211 से संबंधित, प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं। तो पहले तो यही प्रश्न आता है प्री में कि आरोप की अंतर्वस्तु किस धारा में परिभाषित है या किस धारा में उल्लेख किया गया। HJS 2018 यूपी HJS 2018 में ये प्रश्न आया था कि आरोप की अंतर्वस्तु जो है किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 211 में है। क्या होता है आरोप के अंतर्गत, ये सारी बातें बताई गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज लिखने को आती है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या आरोप की विरचना करने के लिए, आरोप विरचित करने के लिए, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। पहला पॉइंट इसमें है, इस संहिता के
अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। जो आप आरोप लगा रहे हैं अभियुक्त पर, तो उन सारे कथनों को आपको वहाँ लिखना होता है आरोप में। दूसरी बात, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। कहने का मतलब है जिस विधि के अनुसार वो अपराध आ रहा है और उस विधि में जो नाम दिया गया, जैसे आईपीसी में चोरी परिभाषित किया गया है धारा 378 में, चोरी के लिए दंड 379 में, तो इस तरह का अगर चोरी की है किसी ने तो उसका नाम आप चोरी लिखेंगे कि इन्होंने फलाने ए ने चोरी की, तो उसका नाम लिखना होता है। तीसरी बात, तीसरे पॉइंट में बताया गया है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। कहने का मतलब है अगर विधि में नाम नहीं दिया गया अपराध का तो अपराधी जो अभियुक्त है जिसका आरोप आप लगा रहे हैं, तो इतनी परिभाषा आपको देना पड़ेगी उस अपराध से संबंधित जिससे क्या हो अभियुक्त या वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है वो समझ जाए कि हम पे क्या आरोप है। चौथी बात आरोप की होती है और वो विधि और विधि की वो धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। आप क्या करेंगे, उस विधि का उल्लेख करेंगे आरोप में और विधि की वो धारा, जैसा कि अभी हमने बताया, आप बताएंगे अगर चोरी किसी ने की है तो आप बताएंगे भारतीय दंड संहिता की धारा में परिभाषित चोरी 378 धारा 378 के अंतर्गत इन्होंने अपराध किया है और इसके अनुसार इनको भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो कहने का मतलब है विधि की वो धारा और जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित की जाएगी। जो आरोप आपने किया, आरोप जिसका कथित किया गया है वो धारा भी मेंशन करना होती है आरोप पत्र में। पांचवी बात, ये तथ्य की आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। अगर न्यायालय ये कह देता है कि हमने आरोप लगा दिया है, इसका मतलब आपने क्या किया, सारी शर्तें जो आरोप उस आरोपित अपराध से बन रही थी उन सारी विशिष्टियों को पूरा कर लिया है, वो सारी औपचारिकताएं आपने पूरी कर ली हैं। छठी बात है आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। सातवीं और आखिरी बात है यदि अभियुक्त वर्धित दंड का मतलब है एनहेंस्ड पनिशमेंट। एनहेंस्ड पनिशमेंट का मतलब होता है बढ़ाकर कोई दंड देना। बढ़ाकर देने का मतलब है हमने बताया आपको आईपीसी की धारा 75 में हम पढ़ाएंगे आपको कि मान लीजिए आपने पहले चोरी की, फिर आप पहले भी उसके लिए दोष सिद्ध किए जाते हैं तो चोरी में 3 साल की सज़ा है। फिर अगली बार अगर आपको चोरी की, आप बार बार वही चोरी कर रहे हैं तो चोरी के लिए अगली बार जब आपको दंड दिया जाएगा तो 3 साल से अधिक, मतलब या तो 10 साल तक का या 14 साल तक का भी हो सकता है, जैसा कि प्रावधान किया जाता है संहिता में, उससे भी अधिक दंड दे दिया जाता है अभ्यासता अपराधियों को। तो इसको कहते हैं वर्धित दंड। अगर कोई वर्धित दंड है तो उसकी बात को भी आप आरोप में लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए आप ऊपर देख लें प्री के हिसाब से कोई क्वेश्चन, हालांकि 209 हमने पढ़ा दिया, मुख्य परीक्षा 211 बता दिया। अब आप आ जाइए अध्याय नंबर 17, अध्याय जो 16 थी आपकी 210 पे खत्म हो गई, अध्याय 17 पर आ जाइए जो कि धारा 211 से लेकर 224 तक चलेगी। और इस धारा में बताया क्या गया है, आरोपों का प्रारूप तथा आरोपों का संयोजन। 211 में 211 से 217 तक आरोपों का प्रारूप बताया गया है। उसके बाद 218 से लेकर 224 तक आरोपों का संयोजन बताया गया है। इसमें एक प्री के हिसाब से धारा है धारा 212। इसमें बताया गया समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। होता क्या है, जैसे न्यास भंग है या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें जब आरोप लगाया जाता है तो समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में भी उल्लिखित किया जाता है विशेष तौर पर, जिससे उसका पूर्ण वर्णन हो सके। फिर धारा तो 213 में आ जाइए, कब अपराध किए जाने की रीत कथित की जानी चाहिए। इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, इसलिए हम 213 देख लें। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ अपने हाथ में रखिएगा, तब आपको मैटर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो 213 कहती है कि जब मामला इस प्रकार का है कि आरोप में वर्धित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीत को जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियां भी आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। कहने का मतलब ये हमने लिखा है यहाँ पर, छल या मिथ्या साक्ष्य जैसे ऐसे मामले हैं। ऐसे मामलों में होता क्या है कि आरोप में जितनी भी बातें होती हैं उससे पूरी बात क्लियर नहीं हो पा रही है, अभियुक्त समझ नहीं पा रहा है, या मामले को पूरी तरह से समझना पर्याप्त नहीं है, या सूचना पर्याप्त नहीं लग रही है, तब जैसे छल और मिथ्या साक्ष्य इस तरह के अपराध हैं, मिथ्या साक्ष्य देने वगैरह के, इसमें क्या करते हैं आप रीति भी उल्लिखित कर देते हैं कि अगर आप कहते हैं किसी ने छल किया तो आप बताते हैं कि हमको इन्होंने वहाँ बुलाया और हमसे कहा कि इतने पैसे आप दोगे तो इस तरह का हम काम करा देंगे, तो इस तरह की रीति भी वर्णित करना पड़ जाती है। तो इसको कहते हैं कि रीत का भी वर्णन अगर पूछ लिया जाए कि किस सेक्शन में है तो है धारा 213 में। उसके बाद धारा 215 बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियों का प्रभाव। और 215 धारा चूंकि मेंस में भी पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इस धारा को हम मेन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जैसे ये है धारा 215, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 215, गलतियों का प्रभाव। क्या मतलब है इसको पहले तो समझ लें। धारा में आप लिखेंगे क्या, मैटर क्या लिखते हैं पहले वो समझ लें। अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती या लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तविक भुलावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा मामला आ रहा है न्यायालय के समक्ष जिससे क्या हो रहा है, अभियुक्त भुलावे में, वास्तव में भुलावे में पड़ गया है कि कंफ्यूज हो गया है और ऐसा भुलावा हो गया जिससे निर्णय भी दूषित हो सकता है या निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तभी ऐसी गलतियों को तात्विक भूल माना जाता है, मैटरनल मिस्टेक्स माना जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण आप हर व्यक्ति में पाएंगे, जैसे किसी आदमी पर खुदाबख्श और हैदरबख्श दो व्यक्तियों की हत्या का मामला विचारणीय था और इत्तेफाक से उसका जिस न्यायालय में गया वहाँ पर खुदाबख्श का विचारण किया जाना था और वो उसमें जब वहाँ पर गया तो उससे पता लगा कि हैदरबख्श का विचारण चल रहा है और वो विचारण होना था तो खुदाबख्श का, और वो उस कंफ्यूज हो गया कि आज विचारण हैदरबख्श का है। साक्षियों ने भी उसको भुलावे में डाल दिया जो और साक्षी लोग थे, और इस तरह से यहाँ पर संभावना ये है कि अभियुक्त सचमुच में भुलावे में पड़ गया। यहाँ पर त्रुटि इस लेवल पर जा सकती थी कि निर्णय लिखने में या निर्णय होने में भी असुविधा आती, मतलब निर्णय बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर अभियुक्त को क्या किया गया, गलतियों का फायदा था, गलतियों के प्रभाव का मामला माना गया और उसको अभियुक्त को इसका फायदा दिया गया। जबकि कोई अगर ऐसा मामला हो जिसमें अगर व्यक्ति पर सिर्फ हैदरबख्श की हत्या का मुकदमा हो और वहाँ पर इत्तेफाक से खुदाबख्श पुकार दिया जाए, तो चूंकि एक ही मुकदमा उस पर चल रहा था तो यहाँ पर उसको ये नहीं कह सकता कि हम पर तो वो मुकदमा खुदाबख्श का है, यहाँ पर तो हैदरबख्श बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर उसको गलतियों का प्रभाव का फायदा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर एक ही मुकदमा है। धोखे से अगर कोई नाम दूसरा निकल गया मिलता जुलता तो उसको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। हमने अपना चैनल दे दिया @lawclasses लॉ क्लासेस बाई फिरोज शाह। अगर कोई असुविधा है तो इस चैनल को डायरेक्ट आप यूट्यूब पर डालें और हम तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप इससे पहले भी UPPCSJ मेंस की सीरीज़ पाएंगे जिसमें कंप्लीट CRPC मेंस के हिसाब से हमने पढ़ाई हुई। अगर आपको बहुत डिटेल्ड स्टडी करना है तो आप उस सीरीज़ पर जाके संपर्क कर लें, और अगर और भी कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क करें। कहने का मतलब ये धारा 215 हो गई, और 215 में दो तरह से हमने लिखा है, एज इट इज़ ये और करके लिखा हुआ है। ऊपर की जो परिभाषा है गलतियों का प्रभाव वो भी वेयर एक्ट से ही ली हुई है। आपको जो बेहतर लगे वो याद कर लें, क्योंकि इसकी मैटर लिखने में गलतियां होती हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके हमने और करके मैटर बना दिया, जिससे आप कम से कम आप भुलावे में ना पड़ जाएं। ठीक, अभियुक्त तो पड़ा हुआ ही था, आपको कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा इजी कर दिया।
फिर धारा 216 क्या है, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। ये भी ब्रैकेट में देखेंगे, मुख्य परीक्षा से संबंधित मामला है। तो इसमें बताया जाएगा धारा 216 में कि न्यायालय कब आरोप को परिवर्तित कर सकता है और कब नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो पहले तो हम इसको देख लें, धारा 216 को पहले क्लियर देख लें। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। परिवर्तन कहते हैं चेंज को, परिवर्धन कहते हैं जोड़ने को। तो कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी स्टेज पर अपने निर्णय को परिवर्तित या परिवर्धित कर सकता है, कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है, मामले को जो आरोप है उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करता है तो अभियुक्त को पढ़कर सुनाता है और समझाता है। तीसरी बात, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि अभियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो न्यायालय विचारण को आगे ऐसे चलाएगा मानो परिवर्तन या परिवर्धन आरोप ही मूल आरोप हो। कहने का मतलब है बहुत माइन्यूट सा कोई आरोप में परिवर्तित किया गया न्यायालय द्वारा और परिवर्तन इस लेवल का है कि बहुत ज़्यादा उस पर अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो परिवर्तन या परिवर्धन के बाद भी इस तरह का ही मामला माना जाएगा कि वो जैसे मूल मामला था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस तरह से वो मामला आगे चलता रहेगा। मगर चौथी बात, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि अभियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी वो आवश्यक समझे स्थगित कर सकता है। अगर परिवर्तन या परिवर्तन जो न्यायालय ने किया है उसको लग रहा है कि इस परिवर्तन या परिवर्तन से क्या होगा, विचारण पर प्रभाव पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या मामले से में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो उस मामले को उतने समय के लिए स्थगित कर देगा जितना न्यायालय ठीक समझे अपने हिसाब से। इस तरह से आप ये 216 पढ़ लिया। फिर आ जाइए 217, प्री के हिसाब से पूछी जाती है धारा 217, यहाँ पर ऊपर आप पढ़ रहे थे। तो 217 धारा में बताया गया है कि दूसरा 17 में बताया गया जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। कि अगर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने क्या किया, आरोप में कोई परिवर्तन किया है या परिवर्धन किया है तो क्या करेगा, वो साक्षी जिनका जिनकी परीक्षा हो चुकी हो उनको फिर से बुलाएगा और उनकी पुनः परीक्षा करेगा। अभी हम आपसे कोई इससे रिलेटेड एक धारा 311 पढ़ाएंगे जिसमें बताया गया है किसी भी साक्षी की परीक्षा या पुनः परीक्षा हो जाती है तो न्यायालय न्याय हित में उसको बार बार बुला सकता है और उसकी परीक्षा या पुनः परीक्षा कर सकता है। अब फिलहाल आ जाएं धारा 219 पर। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस धारा में एक ही अपराधों का या एक ही किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता, तो वो धारा है 219। एक और चीज़ पूछी जाती है, एक ही किस्म का मतलब क्या है, एक ही किस्म का अर्थ है दंड की मात्रा समान हो। मगर इसमें एक और परंतु भी है, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में 3 साल तक की सज़ा है, चोरी की सज़ा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 380 निवास गृह में चोरी से संबंधित धारा है जिसमें अपराध की कारावास की जो मात्रा है वो 7 वर्ष है। हालांकि इन दोनों अपराधों को भी एक ही किस्म के अपराध माने गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न ऑप्शंस में आपको मिलते हैं। फिर धारा 220 पर आ जाइए, 19 के बाद 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। ये धारा 220 और धारा 221 ये आप आगे चल के जो सीआरपीसी की धारा 300 पढ़ेंगे अगले टर्न पर, उसमें ये दोनों धाराएं बहुत काम आएंगी, इसलिए आपको ये धाराएं याद रखना है। 220 में ये बताया गया है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। तो एक से अधिक अगर अपराध किए हैं किसी व्यक्ति ने तो उनका विचारण एक साथ हो सकता है। और उस 300 में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई अपराध छूट जाए तो उसका क्या हो सकता है, बाद में विचारण किया जा सकता है।
और 221 में बताया गया जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। तब होगा क्या, तब ऐसे अब जितने भी आरोपों अपराधों का संदेह है वो सारे आरोप लगा दिए जाएंगे, और सारे आरोप लगाने के बाद क्या किया, विचारण किया जाएगा। विचारण के बाद मान लीजिए छल है, चोरी है, न्याय भंग है, या संपत्ति का दुर्विनियोग है, इन तमाम चीज़ें लगभग एक जैसी लगती हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह के तमाम चारों आरोप लगा दिए गए किसी आरोपी पर, और बाद में मान लीजिए वो सिर्फ चोरी के लिए दोष सिद्ध किया गया, तो बाकी जिन जिन आरोपों पर संदेह था उनको अपने आप ही हटा दिया जाता है और एक विशेष अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है। फिर आप आ जाइए धारा 223 पर, 223। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। ये मेंस के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा आता है, प्री में भी कई पॉइंट बनते हैं इससे। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संयुक्त विचारण होगा या जिनको एक साथ आरोपित किया जा सकता है। तो ये बात बताई गई धारा 223 में। क्या बताया गया, देखिए किस तरह से लगा बताना है आपको किस तरह के लोग हैं। ऑप्शंस में आपको मिलते हैं, मेंस में भी लिखने को आता है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। अर्थात पहले व्यक्ति वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर एक अपराध किया है। जैसे मान लीजिए सारे लोग चोरी से संबंधित हैं और चोरी की उन लोगों ने, तो होगा क्या, ये इनका विचारण या आरोप एक साथ लगाया जा सकता है और विचारण एक साथ किया जा सकता है। फिर बी में पॉइंट में है वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। जो लोग चोरी कर रहे हैं उसके अलावा वो लोग जिन्होंने चोरी करने के लिए उत्प्रेरित किया या चोरी करने का प्रयत्न किया, उन लोगों का भी विचारण या आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। सी पॉइंट में वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंतर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। अभी हमने बताइए धारा 219, अगर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका भी विचारण संयुक्त हो सकता है और आरोप भी साथ साथ मतलब एक साथ लगाया जा सकता है। चौथी बात, वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही संव्यवहार में कई अपराध किए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग चोरी करने गए, वहाँ पर चोरी के साथ साथ किसी व्यक्ति ने किसी को क्षति भी पहुँचा दी, तो चोरी करना और क्षति उपहति करना, इन दोनों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है और उनका विचारण भी साथ साथ किया जा सकता है। पांचवी बात, वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है अभियोग है, तथा वे व्यक्ति जो इस पर कब्जा रखते हैं। इस पॉइंट को, पांचवें पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए कि कोई लोग ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं या उद्यापन किया जिन्होंने, या छल किया या आपराधिक दुर्विनियोग किया, तो इस ऐसे लोगों का जिन पर अभियोग हो। उसके साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो चोरी की संपत्ति को छुपाने में मदद कर रहे हैं या चोरी की संपत्ति को खरीदते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कब्जा रख रहे हैं, या ऐसे व्यक्तियों को मदद कर रहे हैं जो लोग चोर हैं या उद्यापन करते हैं या छल करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जो होगा विचारण एक साथ किया जा सकता है और उन पर आरोप संयुक्तता लगाया जा सकता है। इसी पांचवें पॉइंट को ही छठे पॉइंट एफ में एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल्ड कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार 411 और 414 के अंतर्गत अपराध, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 411 में चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना और 414 में चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। तो आप देख रहे हैं कि चोरी की संपत्ति को पाना या चोरी की संपत्ति को छुपाने में मदद करने वाले लोगों का संयुक्त विचारण किया जा सकता है या साथ में एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। इस तरह से इतने लोगों का, जो आपने ये 6 लोग पढ़े, इनका क्या किया जा सकता है, संयुक्त विचारण किया जा सकता है और साथ ही साथ इन पर एक साथ आरोप भी लगाया जा सकता है। फिर आप आ जाइए पहले अब धारा जो अध्याय आपका
17 था वो कंप्लीट हो गया। अध्याय 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा 225 से लेकर 237 तक चलेगा। पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल किन धाराओं में है, तो धारा 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण है। और ये किस अध्याय में है, अध्याय नंबर 18 में है। सबसे पहले 225 धारा देख लें। विचारण धारा 225 कहती है विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। पूछा जाता है कि सेशन न्यायालय में जो ट्रायल होते हैं उनका सबसे पहला काम, पहली धारा किससे उससे संबंधित है, तो सबसे पहली धारा 225 है और वो कहती है कि विचारण का संचालन कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। फिर उसके बाद आज ये धारा 227 ये उन्मोचन से संबंधित है। इसको मुख्य परीक्षा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें डिटेल्ड पढ़ना है। उन्मोचन का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आरोप विवेचित नहीं हुआ है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुआ है और उस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो वो कहलाता है उन्मोचन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो उन्मोचन या डिस्चार्ज को देख लें। यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायालय ये समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। समझ गए होंगे आप मामले को कि मामला जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आया तो उसने सारे दस्तावेजों पर विचार किया, अभियुक्त और अभियोजन की जो सुनवाई थी उसको सुना। उसके बाद न्यायाधीश को लगा कि कोई मामला ऐसा नहीं है कि इनको सज़ा दी जाए, तो वो ऐसे मामले में क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुई है तो ऐसे मामले में क्या करेगा, अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अब अगर अभियुक्त को लग रहा है कि नहीं भाई मामला बन रहा है अभियुक्त के विरुद्ध, इसने अपराध किया है, तो वो पहुंच जाएगा धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता की, जो कहलाती है आरोप विरचित करना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बहुत आती है ये धारा, मेंस में भी पूछी जाती है, प्री में भी पूछी जाती है। इसको क्या समझना है, किस तरह से लिखना है। यदि मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की राय है कि ऐसी अवधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, मामला आया न्यायाधीश के समक्ष, उसको लगा कि नहीं भाई इसने अपराध किया होगा, तो वो क्या करेगा, सेशन न्यायालय की बात चल रही क्योंकि सेशन ट्रायल चल रहा है, पहला का पॉइंट देख लें। अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई अन्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। समझ रहे हैं आप कि अगर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय वो मामला नहीं है, कोई ऐसा मामला है जो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वो क्या करेगा, आरोप विरचित करने के बाद मामले को या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को उस मामले को ट्रांसफ़र कर देगा और उसको ये निर्देश दे देगा कि आप इस मामले को मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के अनुसार करिए, क्योंकि वारंट मामले के अनुसार इसको आप विचारण किया जाएगा। खा पॉइंट में बताया गया है कि अनंतता उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वो लिखित रूप में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम होता है, यहाँ पर अगर सेशन न्यायालय सक्षम है तो वो न्यायालय क्या करता है, लिखित रूप में आरोप को विरचित करता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है लिखित में करता है, तो लिखित रूप में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा। इसमें एक निर्णय था भावना बाई बनाम घनश्याम और अन्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इस केस में ये बताया गया, ये मामला उठा था कि जो सेशन न्यायालय है उसको किसी मामले का जो विचारणीय मामला है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने की अनुमति उच्च न्यायालय से लेना चाहिए, तभी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जिन मामलों में जो सेशन न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम है तो वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बिना किसी उच्च न्यायालय की अनुमति के कर सकता है, इसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। फिर जो आप पढ़ रहे हैं धारा 228 आरोप विरचित करना, इसकी उपधारा 2 देख लें। जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां वो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा और अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वो अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। जब आरोप विरचित कर दिया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध
तो वो क्या करेगा, आरोप को जो विरचित किया गया है उसको पढ़कर सुनाएगा आरोपी को और समझाएगा कि आप पर ये चार्ज लगाए गए हैं, ये बताइए कि ये आपने अपराध किए हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आगे आप विचारण का दावा कर रहे हैं। तो अगर आप अभियुक्त स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा, या अभियुक्त स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा, इस मामले में हम आपको आगे बता दें। तो कहने का मतलब उसको पढ़ के सुनाएगा, अगर वो कहता नहीं स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका आगे ट्रायल होगा और स्वीकार कर लेगा तो दोष सिद्ध की जाती है। अब 228 में हमने बताया। 229 में देखिए, दोषी होने का विवचन, जैसा कि अभी हमने 228 में बताया कि आरोप विरचित कर दिया गया, पूछा गया कि आप दोषी हैं। अगर अभियुक्त कह देता हाँ भाई ये अपराध हमने किया, हम दोषी हैं, तो क्या करेगा, न्यायालय स्वविवेक का अनुसार दोष सिद्ध कर सकता है। ये बात पूछी जाती है कि दोषी होने के अभिवचन किस धारा में है, तो 229 में है। और दोषी होने का अभिवचन अगर अभियुक्त कर रहा है तो क्या होगा, तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर अपना विवेक लगाएगा कि हाँ सचमुच में इसने अपराध किया है, और अपने स्वविवेक और अपने विवेक का अनुसार, मतलब स्वविवेक का अनुसार उस अभियुक्त की दोष सिद्धि कर सकता है। फिर आ जाइए धारा 232 में। धारा 232 क्या है, दोष मुक्ति से संबंधित है। अब चूंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी है तो उन्मोचन नहीं हो सकता। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद दोष मुक्ति होती है। दोष मुक्ति में क्या बताना होता है कि अगर मामला जो मजिस्ट्रेट के पास जो दस्तावेज आए, जो उसने सुनवाई की, अभियुक्त की और अभियोजन पक्ष की, दोनों को सुना, सुनने के बाद उसको लगा कि अपराध जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने अपराध नहीं किया है, साक्ष्यों से ऐसा लग रहा है कि उसने अपराध नहीं किया है, तो उसको क्या करेगा, दोष मुक्त कर देगा। हमने लिख दिया अपराध करने का कोई साक्ष्य न होने पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसको दोष मुक्त कर देता है। दोष मुक्त अगर नहीं हुआ है तो आगे बहस होती है। बहस में क्या होता है, अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने के हकदार होते हैं। कहने का मतलब है अभियोजन पक्ष उनसे सवाल करता है और अभियोजन पक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए चाहे अभियुक्त हो या अभियुक्त का अधिवक्ता हो, वो जवाब देने के हकदार है। फिर धारा 235 में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय पूछा जाता है। जो सेशन ट्रायल है उसमें दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किस धारा में है, तो धारा 235 में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को बताया गया है। क्या होती है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, कि अगर मामला क्या होता है, दोष सिद्धि को कहते हैं कन्विक्शन और दोष मुक्ति को कहते हैं एक्विटल। कि अगर न्यायालय जो भी दस्तावेज थे, न्यायालय को लगा कि इन्होंने ये अपराधी हैं तो उसको दोष सिद्ध कर देगा, और अगर न्यायालय को लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं तो दोष मुक्त कर देगा। पूर्व दोष सिद्धि 236 में है। धारा 236 पूर्व दोष सिद्धि को बताती है। तो पूर्व दोष सिद्धि पूछा जाता है किस आधार पर साबित की जाती है, तो पूर्व दोष सिद्धि के लिए आपको साक्ष्य पेश करना होते हैं कि इस अभियुक्त की या इस व्यक्ति की पहले भी दोष सिद्धि हो चुकी है, तो आप जो दस्तावेज पेश करते हैं उनके आधार पर पूर्व दोष सिद्धि को साबित किया जाता है। फिर धारा 237 पर आ जाइए। धारा 237 एग्जैक्टली धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया को बताती है। अब आप धारा 199(2) समझ लीजिए। हमने आपको पिछले टर्न पर धारा 199 पढ़ाई थी, उसमें बताया था धारा 199 जो है मानहानि के मामलों में परिवाद से संबंधित है, और धारा 199(2) में बताया गया है उन व्यक्ति जो कि देश के राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं या राज्य प्रमुख हैं, इनकी मानहानि से संबंधित है धारा 199(2). चूँकि हमने पढ़ाया था कि सेशन न्यायालय किसी मामले का संज्ञान तब तक नहीं लेता है जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द कर दिया जाए, मगर 199(2) के अंतर्गत अगर कोई मामला है, किसी व्यक्ति ने अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य प्रमुख की मानहानि की है, तो न्यायालय जो सेशन न्यायालय है वो बिना मामले को पेश किए भी स्वविवेकानुसार भी उस मामले का संज्ञान ले सकता है। किन मामलों का, जिसको उसके भार साधक जो लोक अभियोजक है उसके द्वारा मामला न्यायालय में लाया गया हो। कहने का मतलब है मामला मजिस्ट्रेट द्वारा ना लाया गया हो बल्कि उसके भार साधक लोक अभियोजक द्वारा मामला सेशन न्यायालय के संज्ञान में लाया गया हो, तब भी सेशन न्यायालय धारा 199(2) के अंतर्गत संज्ञान लेगा। और ऐसा संज्ञान क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले के अनुसार होगा, ये भी पूछी जाती है बात। और ऐसे मामले का विचारण जो होगा बंद कमरे में होगा। और एक बात यहाँ पर समझ लें, अगर ऐसा मामला फर्जी दर्ज कराया गया है जिसकी कोई वजह नहीं थी, तो 1000 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये लिख गया है, देखिए ध्यान से, 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा उस व्यक्ति पर जो बिना वजह के ऐसा मुकदमा दर्ज कराता है।
ठीक इस तरह से ये धारा 237 हो गई, 237। अब आ जाइए आप अध्याय 19 में। अध्याय जो 18 थी, चैप्टर नंबर 18 था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अध्याय 19 क्या है? 238 से लेकर 250 तक है। 237 तक आप पढ़ चुके हैं। 238 में क्या बताया गया है? अच्छा, अध्याय को पहले समझ लें। अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। जो वारंट मामलों का विचारण होता है वो मजिस्ट्रेट द्वारा होता है, और ये आते हैं धारा 238 से 250 तक। पूछा जाता है वारंट मामले किन धाराओं में है, तो धारा 238 से लेकर 250 तक है। धारा 238 में बताया गया है धारा 207 का अनुपालन। अभी जस्ट हमने पढ़ाई थी आपको धारा 207, तब हमने कहा था ये आगे काम आएगी। कहने का मतलब है जब मामला वारंट मामला हो और मजिस्ट्रेट द्वारा उसका विचारण किया जाना हो, तो वो क्या करेगा? धारा 207 का अनुपालन करेगा। मतलब जो भी दस्तावेज वगैरह हैं या जो प्रतिलिपियाँ जिनका जिक्र किया गया है 207 में, वो सारी निःशुल्क अभियुक्त व्यक्ति को प्रदान कर देगा। बस इसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 क्या कहती है? अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? उन्मोचित कब किया जाएगा अभियुक्त को, ये समझ लें। ये बताया गया अगर वारंट मामला है तो उन्मोचन की बात होगी धारा 239 में। तो होगा क्या? तो चूंकि वारंट मामला है तो इसमें एक रिपोर्ट आई होगी, पुलिस रिपोर्ट, धारा 173 के अंतर्गत। देख लें मामले में लिखना कैसे है आपको। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेज पर विचार कर लेने और अभियुक्त को ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने और अभियोजन और अभियुक्त की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वो उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। ठीक है, क्या करेगा? उसने अभियुक्त की परीक्षा करके और जो भी दस्तावेज से उन सबको देखने के बाद उसे लगा कि इस अभियुक्त ने इसने अपराध नहीं किया, तो उसको क्या करेगा? उन्मोचित कर देगा, क्योंकि अभी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुई है। 240 में क्या है? आरोप विरचित किया जाता है अगर वो छोड़ने लायक नहीं है। अगर न्यायालय को लगता है इस अभियुक्त जो न्यायालय के समक्ष आया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है, इसने आरोप अपराध किया है, तो आरोप विरचित कर देगा। आरोप विरचित करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि आप दोषी होने का अभिवचन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर अभिवचन करेगा तो 239 के अंतर्गत उसको दोष सिद्ध कर देगा विश्वाविवेक का अनुसार। 241। फिर इसके बाद 200 आरोप विरचित हो गया 240 में। फिर 248 में बताया गया है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। हम बता चुके हैं दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने अपराध किया है तो दोष सिद्ध कर देगा, और अगर उसको लगता है कि अपराधी जो आरोपी है उसने अपराध नहीं किया है सारे दस्तावेज को देखने के बाद, तो चूंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी है तो उसको दोष मुक्त कर देगा। धारा 249 परिवादी की अनुपस्थिति, ये मेंस के हिसाब से है। ये ब्लू वाला 2 बार लिख गई थी धारा 249, तो ग्रीन वाला आप ध्यान दें कि अगर देखें ये मेंस में शॉर्ट नोट आता है परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 249 परिवादी की अनुपस्थिति में क्या लिखना होता है? जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्ण शमन किया जा सकता है या वो संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट उसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित कर सकेगा। कहने का मतलब है मामले के दिन जो है परिवादी दी हुई तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ और मामला संगीन मामला नहीं है, संज्ञेय मामला नहीं है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें अभियुक्त को जो है छोड़ना, जो आरोपी है उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगा? उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको न्यायालय स्वविवेकानुसार छोड़ सकेगा। आखिरी धारा देख लें 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। अगर कोई व्यक्ति जो भी वारंट मामले हैं उन मामलों में बिना बात के कोई मामला ला रहा है न्यायालय के समक्ष, खाली न्यायालय को तंग कर रहा है, न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर उतनी रकम का जुर्माना लगाया जा सकता है जितनी रकम के लिए वो न्यायालय प्राधिकृत है।
अभी हमने सेशन मामले में देखा था कि 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया था। इसमें अमाउंट नहीं बताई है, वहीं ये बताया गया धारा 250 में कि उस तरह के मामलों को जितना वो दंड दे सकता है उतना अर्थदंड दे सकता है न्यायालय, अगर उसको लगता है कि तंग करने वाले कोई मामले हैं। अब ये चूंकि आपका वीडियो 45 मिनट का हो चुका है, अब इससे आगे जो हालांकि सेक्शन ये एक पेज है, मगर ये हम इस टर्न पर आपको नहीं पढ़ाएंगे, अगले टर्न पर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये पेज चाहे आप PDF हम अगले पेज में भी ये अटैच कर देंगे, चाहे आप यहाँ से डाउनलोड कर लें तो अगले वाला ना डाउनलोड करें, अगर आगे कर लें तो ये वाला डाउनलोड ना करिएगा। ये पेज हम आगे अगले टर्न पर पढ़ाएंगे आपको डे 6 में। कुल मिला के ये मैटर पूरा था आपके पास। 250 धाराओं तक आज हमने एक्सप्लेन कर दिया। 204 से लगभग 50 धाराएं आपकी पर डे चल रही हैं। पूरा मैटर है, हर वीडियो के साथ हमने ये हैंड रिटन नोट्स का PDF लगाया हुआ है। पूरा मैटर है, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप LLB कर रहे हो, सबके लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त मैटर है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, वो LLB के साथ साथ अपने PCSJ की तैयारी करें, HJS की तैयारी करें, APO की तैयारी करें। हर आदमी, चाहे वो HJS की तैयारी कर रहा हो, APO की कर रहा हो, PCSJ की कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नोट्स हैं, इसलिए इनको डाउनलोड करें और ये मैटर हमारा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दें जो भी लॉ से संबंधित है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।